कहा जाता है कि एक व्यक्ति की सफलता में केवल उसका श्रेय नहीं होता, बल्कि उसके सभी अपनों का और उसके परिवार के सभी सदस्यों का योगदान होता है। और जब बात किसी महिला की सफलता की आती है तो उसमें उस महिला का दृढ़ संकल्प और उसका आत्मविश्वास सबसे पहले होता है, क्योंकि एक महिला सबसे पहले अपनी राह चुनती है, उस पे आगे बढ़ते जाती और फिर पूरे परिवार का साथ मिलते जाता है। और इसीलिए तो नारी को शक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये प्रमाण है समाज के लिए भी और हर किसी के लिए कि हर एक महिला किसी न किसी रूप में एक मॉडल है। तो ऐसी ही एक महिला के साथ आज हम आपके बीच हाजिर हैं, जिनसे हम बातें करेंगे उनकी सफलता की कहानी की, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता एक अलग तरह से चुना है, अलग कार्य को चुना है। और कहा ये भी मानते हैं कि अगर एक राष्ट्र को उन्नत बनाना है तो समाज को उन्नत बनाना है। तो ऐसी ही एक समाज सेवी महिला जिनसे आज हम अपने सभी दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, और वो है कांचनताई गडकरी। कांचनताई गडकरी का नाम ही काफ़ी है उनके लिए पहचान में। मैं कुछ कहूँ ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले कांचन जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कहते हैं कि राष्ट्र को अगर उन्नत बनाना है तो समाज को उन्नत करना जरूरी है, और जब समाज उन्नत होगा तो राष्ट्र उन्नत होगा। और इस समाज की आधी आबादी यानी कि जो महिलाएं हैं उनको उन्नत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पर बातें करेंगे कि किस तरह से हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप अपना योगदान दे रही हैं। आप बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही हैं जिससे महिलाओं की स्थिति बदले, वो बेहतर कर सके। तो आपको सबसे पहले समाज सेवा से जुड़ने के लिए ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, मेरा जो यानी मैं एमटेक में पढ़ी और मेरे पिताजी नगर संघ चालक थे, और जब शादी हो के ससुराल आई तो यहाँ तो पूरा जनसंघ का वातावरण था, एबीवीपी का वातावरण था, राजनीति इनके घर में थी। तो ये थोड़ा सा मेरी माँ, मेरे पिताजी, इन्होंने जो संस्कार किए, और यहाँ आने के बाद मेरे जो सासू माँ हैं उन्होंने जो संस्कार किए, तो मुझे समाज सेवा करने का जो ये है इंस्पिरेशन उनसे मिला है कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरी सासू माँ, ये इन्होंने भी अपने लाइफ में काम किया है, तो वो इंस्पिरेशन मुझे उनसे मिले हैं। आप अभी वर्तमान समय में किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई? मैं टोटल 9 संस्था में मैं काम करती हूँ। उसमें से 4 संस्थाएं जो है वो लेडीज़ के लिए है। एक गायत्री महिला औद्योगिक संस्था करके है, वो 25 साल की है। ये संस्था 25 साल की है, और वहाँ हम लोग लेडीज़ के लिए स्पेशली वो उद्योजक कैसे बने, इसलिए हम प्रयास करते हैं। एक संस्था है स्वयंपूर्णा महिला बहुउद्देशीय संस्था। इसमें भी हम लोग अलग अलग वर्कशॉप लेते हैं। जैसे कि उद्योग करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन उद्योग करते समय फाइनेंस कैसे लेना है उसके लिए वर्कशॉप लेते हैं। कौन सा उद्योग करना चाहिए महिलाओं के लिए। लेकिन और तीसरी संस्था है आमी उद्योगिनी, और चौथी संस्था महिलाओं के लिए स्वयंपूर्णा मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। कई महिलाएं हैं कि वो छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग घर में करती हैं, वो उसको बढ़ावा कैसे दे, क्योंकि एक महिला जब उद्योग करती है तो मैं हमेशा बोलती कि किसी को नौकरी नहीं मिलती है, बहुत कुछ पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। यदि एक महिला उद्योजिका बन गई तो वो अपने 10 महिलाओं को वो रोजगार दे सकती है। और मेरे को बहुत गर्व से मैं कह रही हूँ कि जब कोरोना का समय था तब हमारे 4 संस्था ने 250 महिलाओं का फैमिली को संभाला है। क्योंकि हम लोग तब हमने मास्क बनाए और पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग और बाकी छोटा मोटा काम महिलाओं को देकर उनके 250 महिलाओं के फैमिली ये संस्था ने चलाई है। सही बोला आपने कि और एक ये तो 4 महिलाओं की संस्था हो गई। मैं समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन हूँ, तो छोटा मोटा लोन भी हम लोग दे सकते हैं महिलाओं को, वो भी अवेयरनेस उनको दे सकते हैं। 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चलाती हूँ। एक रामटेक में है श्री राम शिक्षण संस्था, जो स्कूल में मैं पढ़ी लिखी वो अभी संस्था के चेयरपर्सन में हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो स्कूल ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, वो स्कूल का अभी चेयरपर्सन में बन के वो जो संस्कार मैंने पाए हैं, वो संस्कार अभी भी उन बच्चों को मिले। एक सेवा सदन शिक्षण संस्था करके है, जो कि रमाबाई रानडे ने 97 साल पहले वो स्थापित की थी, उसकी चेयरपर्सन हूँ मैं। और संस्कार भारती नाम तो आपने जाना होगा। संस्कार भारती की मैं नागपुर की कार्याध्यक्ष नागपुर की अध्यक्ष हूँ। सब कलावंता यानी हमारा ध्येय गीत है, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम, यानी कलाओं की द्वारा से समाज प्रबोधन कैसा करना, ये हमारा ध्येय गीत है। तो हम ऐसे करें, गत 18 साल से हम लोग गीत रामायण का कार्यक्रम करें कि राम राज्य यहाँ कैसे लाए, तो राम राज्य तब कैसा था, उसके ऊपर प्रवचन है, उसके ऊपर सब ये करके हम लोग इसका काम करें। और मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है कि आखिर क्या है कि सेहत अच्छा रहनी चाहिए, सेहत अच्छा रहने के लिए अच्छा खाना पीना चाहिए। तो ऑर्गेनिक खेती मैं खुद करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है ऑर्गेनिक खेती में। आप कई अलग अलग संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जिनके लिए आप समय दे रही हैं, खास करके जैसे आपने बताया कि कई महिलाओं के लिए वो संस्था है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। अगर हम अपने समाज में बात करें तो आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, उनमें योग्यता है लेकिन वो पीछे रह जाती हैं, जबकि अगर आधी आबादी है उनको अगर हम अवसर दें तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकती हैं। तो आप जैसे भी मैं आत्मनिर्भर के लिए हमने क्या किया था कि इसलिए महिलाओं ने खुद ने कुछ कमाना चाहिए, उसको आत्मविश्वास जो है, वो आत्मविश्वास यदि उसके मन में आएगा तो वो आत्मनिर्भर बन सकती है। इसलिए हमारी संस्था ने क्या किया कि जो सेवा बस्ती है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम सेवा बस्ती में है, तो हमने एक सेवा बस्ती जैसे दत्तक ली और वहाँ पे हम लोग एक अच्छी लेडी वकील, एक अच्छी समाज सेविका, इनका जो ओपन डायलॉग उनसे हमने किया, उनको बताया कि एक स्त्री क्या कर सकती है। ऐसे अनेक ओपनली उनको संवाद करके उनको आत्मनिर्भर बनाया, उनको उद्योजिका में लगाया कि ताकि वो थोड़ा पैसा कमाए। क्या होता है जब पैसा कमाती है महिला, तो घर का भी थोड़ा सा, घर के जो बाकी लोग रहते हैं कुटुंब फैमिली के, उनका भी उनके उस तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है और वो महिला स्वयं फिर उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। अनेक महिलाएं हैं कि जो पढ़ी लिखी है लेकिन बाद में कुछ नहीं करती, तो उनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि सारे एक महीने ने थोड़ा समाज में काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि अपना समाज कैसा है, अपनी बच्चियाँ कैसी है, अपनी बाकी की लेडीज़ कैसी है। तो थोड़ा उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया तो वो समझ सकते हैं कि नहीं मैं भी ऐसी बन सकती हूँ, मैं ऐसी कर सकती हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। इस कार्य में आपको कभी कोई मुश्किलें भी आई हैं क्या, और अगर आती है तो उनसे आप कैसे आती है, मुश्किलें आती है। अभी मातृ सेवा संघ का भी मैं चेयरपर्सन बोलना भूल गई। मातृ सेवा संघ ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे 7,000 में नॉर्मल डिलीवरी और 15 या 17,000 में हम सीजरियन ऑपरेशन करते हैं। इतना चैरिटेबल है। जब वो बिल्डिंग गिराई हमने, क्योंकि एक प्रस्ताव आया था एनएमसी से कि रास्ता बड़ा करना है, तो इसलिए हमने वो बिल्डिंग गिराई। और एक क्षण ऐसा आया था कि वो सामान मैं कहाँ रखूँ, कहाँ जाऊँ, कल तो बिल्डिंग गिराने वाले हैं मेरा हॉस्पिटल। तो अचानक 2 आदमी आ गए कि बोले कि ये हमारा स्कूल है, वो खाली है, आप वहाँ सामान रखो। एक बात इसलिए थी कि 5वें मंजिल पे हो गई थी और नितिन जी मुझे बोल रहे थे कि अभी देखना है तो आगे का 25 साल का देखो, अच्छी बिल्डिंग बनाओ। एक टाइम ऐसा था कि हमारा पैसा पूरा ख़त्म हो गया था। मैं बोले अभी क्या करो, सबको पैसा देना, डॉक्टर का पगार है। तो लेकिन वो उसमें भी देखो मैं ये बोलती कि ये ईश्वरीय कार्य है, ये जो मैं कर रही है ईश्वरीय कार्य है। कहीं ना कहीं तो भी वो ऊपर से देखता है और वो मदद करता है। तो अचानक ऐसा एक CSR फंड आ गया और वो फंड से हमारा पूरा प्रॉब्लम रिलीज हो गया। तो ऐसी संकटें आती हैं लेकिन वो सॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो करते हैं, मैं बोलती कि ये सब ईश्वरीय कार्य जो मैं कर रही वो कहीं ना कहीं वो आता है, मदद हो जाती है। सही है कि अगर आप कुछ अच्छा करना सोच रहे हो, कर रहे हो, तो उसमें कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य सही है तो फिर वो मुश्किलें भी टल जाते हैं।
अगर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को उन्नत करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके राष्ट्र उन्नत होगा। एक परिवार उन्नत होगा तो राष्ट्र ऐसा का है। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि कई बार जो अगर राजनीति की बात की जाए, तो नागपुर की बात करें तो स्थानीय स्तर पे तो यहाँ मनपा में महिलाओं को आरक्षण है 50%, तो वो पहुँच रही हैं वहाँ। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, तो कोई भी जो प्रमुख पार्टियां हैं वो महिला उम्मीदवारों को ज़्यादा अवसर नहीं देती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दीदी। क्या है कि आजकल कैसा होता है कि राजकारण यानी पॉलिटिक्स देखो तो सबके मन में ना एक अलग सा पिक्चर है, वैसा नहीं है। मैं तो बोल रही कि और लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यदि पॉलिटिक्स में जाए तो उनको जो ईश्वर ने जो उनको ये दिया है, कुछ विशेष गुण उनको बहाल किया है, वो दिया है, तो मुझे लगता है कि वो लेडीज़ अच्छा पॉलिटिक्स कर सकती है, क्योंकि उसमें शरीर में एक मातृत्व का, एक दुर्गा का अंश है। लेकिन इसलिए अच्छे लोगों ने, मैं तो बोला कि अच्छे लोगों ने पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स में जाकर उसने अपना समाज कैसे अच्छे हो, मैंने 20% पॉलिटिक्स 80% सोशल वर्क, ऐसा यदि मन में मैंने ऐसा यदि निर्धार किया तो मुझे लगता है कि महिला ज़्यादा अच्छा पॉलिटिक्स कर सकती है। क्या बात है, सही बोला आपने। आप एक महिला हैं तो बात महिला के पक्ष में ही करेंगी। लेकिन हाँ, राजनीति से जुड़े लेकिन समाज कार्य को अपने साथ लेकर चलते रहें। हमने अक्सर देखा है कि जब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम करती हैं तो उनके लिए थोड़ा सा घर परिवार और अपने कार्य में सभी जगह तालमेल बिठा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो, टाइम मैनेजमेंट यदि अच्छा, मैं इसकी स्टूडेंट हूँ, होम साइंस की मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम होम साइंस का मैं स्टूडेंट होने के नाते मुझे वो प्लानिंग पता है। तो मैं बोलती कि मैं भी इतनी सारी 9 संस्थाएं संभालती, खेती करती हूँ, लेकिन जब अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो तो हम लोग पूरा ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके लिए प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग हो तो बराबर ये इतना सारा मैं संभालती हूँ, लेकिन जब सैटरडे संडे नितिन जी घर रहते हैं तब मैं 24/7 में आई एम ए हाउस वाइफ। मैं बिल्कुल बाहर कहीं नहीं जाती, कितना भी कुछ भी हो। लेकिन जब साहब यहाँ पे नहीं रहते, नितिन जी नहीं रहते, तो 5 दिन के लिए मैं सोशल वर्कर हूँ। तो वो टाइम मैनेजमेंट बराबर है, तो अब मैं मीटिंग नहीं लगाती सैटरडे संडे, पूरा टाइम मैं परिवार को देती हूँ। और मैंने ऐसे कि 7 बजे तक काम करना, 7 के बाद मैं पूरे घर में रहती हूँ। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं लगाती, कहीं जाती नहीं। बिल्कुल आवश्यकता पड़े तो जाती हूँ, लेकिन ऐसा भी सही कहा कि उनके देखो मैंने सुषमा स्वराज थी, मेरे उनसे मुलाकात हुई थी, तब उनकी बेटी भी छोटी थी, तो ये मैंने उनसे सीखा है। सुषमा जी बोल रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन कंचन, जब मेरी शुक्रवार का एक दिन ऐसा होता है मेरे यहाँ कि शुक्रवार को शाम को 6 बजे के बाद मैं कहीं नहीं जाती। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों एक साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। वो जहाँ बोलती, जहाँ मैं लेके जाती उसको खरीदी करने, तब मैं उसकी माँ रहती हूँ, तब मैं पॉलिटिशियन नहीं रहती। मॉल में जाना हो, पानी पूरी खाना हो, बाहर जाना हो, सब मैं उसके साथ करती हूँ, लेकिन वैल्यूएबल टाइम उसके साथ बिताती हूँ। तो उनका ये वाक्य मैंने ध्यान में रखा है कि नहीं, अपन यदि हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया तो हम लोग सब ये कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बोली। और शायद आपकी ये बात जो हमारी वर्किंग वुमेन जब ये देखेंगी तो उनको ये समझेगा कि फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम देना जरूरी है, क्योंकि वो आपके परिवार को मजबूत बनाता है, आपको अपनों से जोड़े रखता है। क्योंकि आप बेहतर उदाहरण हैं, खुद व्यस्त हैं, नितिन जी इतने व्यस्त हैं, उनकी पत्नी होने के साथ ही आप अपने बच्चों से जुड़ी हुई हैं, नाती पोते बिल्कुल। सभी को। नहीं, कभी कभी मेरी छोटी जो नात है वो मुझसे बोलती कि आजी आज तुम्हारे हाथ की रोटी चाहिए, जब मैं घर में रहती तुम्हारे हाथ की ही रोटी चाहिए, तो मैं उसको बना के देती हूँ रोटी। ऐसे हम लोग सोचे तो लगता होगा कि आप सबको लगता होगा कि इनके हाथ इतने नौकर चाकर है तो क्या इन्हें किस लिए बनाए, लेकिन वो मेरी नात है, होती है वो मेरे, तो उसके लिए मैं मेरे को बनाना जरूरी है कि उसके लिए आप सिर्फ उसकी आजी है। हाँ, बराबर बात है, बहुत ही सही कि हाँ, मेरे जो नाती पोते हैं मैं उनके लिए सिर्फ दादी और नानी। यहाँ मैं कांचन गडकरी मेरे क्या आ रहे हैं, उससे बच्चों को कोई मतलब नहीं। वैसे ही वातावरण घर में भी है ना। जब दिवाली आती है तब सब पूरे
जो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है वो नितिन जी को बोलते हैं कि आज आप लेके चलो और आज हमको फटाके नहीं, लेकिन आज कुछ खरीदी करना हो, कपड़ा खरीदी करना हो, तो साहब ये सब भूल जाते हैं कि मैं केंद्रीय मिनिस्टर हूँ, मेरे पास ही थे। तो वो उनको लेके जाते हैं। हम एक साल मॉल में गए थे, सबको उन्होंने पूरा शॉपिंग उन्होंने करके दी और उनको बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। हम भी एक आजी और आजोबा की भूमिका निभा रहे हैं, तो हमको भी आनंद, बहुत मज़ा आता है कि उनका बच्चों का सब ये फुलफिल करने के लिए। होना भी चाहिए। होना भी। हमें अपनी परिवार ही हमारी पहली शक्ति होती है। तो इससे परिवार का भी बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है ना फिर। यानी कैसा भी कहो कि नहीं, पोते बोलेंगे कि नहीं मेरे दादाजी है कि सेंट्रल मिनिस्टर है, लेकिन वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं, तो वो बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। और यही तो परिवार के ऊपर हमारा पूरा भारत देश खड़ा है। अपना भारत देश की ये तो ये है कि अपनी जो कुटुंब व्यवस्था है, उसके कुटुंब व्यवस्था के ऊपर अपना भारत देश खड़ा है। अभी जैसे आपने बोला कि अपने भारत देश की पहचान ये परिवार व्यवस्था है। कहा ही जाता है कि अपने देश की संस्कृति ये हमारी पहचान है, यहाँ की विविधता में ही हमारी एकता छुपी हुई है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिमी संस्कृति हम पे हावी होते जा रही है, खासकर युवा अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में एक माँ की क्या भूमिका होनी चाहिए जो अपनी इस संस्कृति तक वो अपने बच्चों तक? देखो, अपना परिवार ये जो अपना है, ये कुटुंब पद्धति है, ये पूरा संभालने का काम कौन करती है? तो घर की मुख्य यानी परिवार की मुख्य जो स्त्री रहती है वो करते हैं, यानी कि माँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम अपने लाइफ में कई सारे भूमिका यानी छोटे बच्ची का भूमिका पहले निभाते हैं, बाद में यंग गर्ल करके है, बाद में हम ससुराल जाते हैं, वहाँ किसी की पत्नी बन के जाते हैं, किसी की बहू बन जाते हैं, फिर हम भी सासू माँ बन जाते हैं, हम भी बहू लाते हैं घर में। लेकिन सबसे कठिन और सबकी महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी रहती है? तो माँ की रहती है। माँ ने अपने बच्चों के ऊपर कौन सा संस्कार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे को पता है कि अभी जो सर्कमस्टेंसेस है, तो वो सब लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और हर एक सेक्टर में जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, लेडीज जाते हैं, वहाँ अच्छा ही काम हम लोग करते हैं। यानी सक्सेस स्टोरी हमारी है। या चाहे वो रिक्शा चलाओ, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की अध्यक्षा हो, चाहे वो बैंक में बहुत बड़े पद पे हो, लेकिन मैं सबको एक बात सबको बताना चाहती हूँ, हमेशा चाहती हूँ कि हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो है कि जैसे हमारे शरीर में हृदय अच्छा हो तो अपना शरीर अच्छा रहेगा, वैसे ही हमारे परिवार में वो परिवार की स्त्री, वो परिवार की माँ अच्छी हो, वो परिवार अच्छा रहेगा। और वो जब वो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की जब घर में जाती है, आजकल फ्लैट संस्कृति है, उम्बाठा जो बोलते मराठी में वो नहीं है, लेकिन जब वो व्यक्ति वो घर में जाती है शाम के टाइम पे, तो मैं तो सबको ये सलाह देती कि जब जैसे चप्पल बाहर उतारते, घर के बाहर हम लोग चप्पल उतारते, वैसे ही हमारी मान मरातब, हमारा पैसा, हमारा वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जितना स्टेटस जो है कि मैं इतने कमा, वो सब अपने घर के बाहर उतार डालो और एक अच्छी स्त्री बन के, अच्छी माँ बन के, अच्छी बहू बन के वो जो वास्तु है, वास्तु में आप प्रवेश करो। देखो, आप अपना पति, अपनी सासू माँ, बाकी अपने छोटे छोटे बच्चे, हम उसके ऊपर अच्छा संस्कार बनाएंगे और वो परिवार जो है ज़्यादा सुखी रहेगा। क्या बात है! एक परिवार को सुखी रखने का मूल मंत्र जो आपने दिया है, वाकई हर किसी को सीखना चाहिए और आपका परिवार उसका उदाहरण भी है कि आज के समय में भी संयुक्त परिवार को आप लोग साथ लेकर चल रहे हो। अगर हम बात करें अपने शहर नागपुर के बारे में, आप कई वर्षों से नागपुर को जान रही हैं, नागपुर ज़िले में ही पली बढ़ी हैं। वक्त के साथ जैसे देश विकास की ओर बढ़ रहा है, नागपुर भी बहुत कुछ बदला है। हाल के वर्षों में जिस तरह से नागपुर में बदलाव आए हैं, उसे आप एक नागपुर के नागरिक होने के नाते किस नज़रिए से देखती हैं? नागपुर वैसा अच्छा हो रहा है, सबको जो जो सुविधा चाहिए वो सब मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी जो ये है वो संस्कारों की कमी है। इसलिए मैं हमेशा बोलती कि जो माँ पिताजी है,
जो बनने जा रहे हैं और जो बने हैं, यानी वो जो लड़कियां हैं जो अभी शादी करने वाले हैं और जस्ट शादी हुई है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा संस्कारक्षम होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि मुझे नई पीढ़ी को क्या करना है, क्या देना है, कैसी पालना है। ये अभी छोटे-छोटे मुझे लगता है वर्कशॉप लेना चाहिए, ताकि हमारा नागपुर शहर अच्छा हो, व्यवस्थित हो, सुंदर हो। ऐसा सुंदर हो कि जिसका मन सुंदर हो, ऐसे सुंदर हो। इसलिए थोड़ा प्रयास नई पीढ़ी के लिए करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि नई पीढ़ी के ऊपर जो संस्कार हम लोग कर रहे हैं, करना चाहिए, उसमें थोड़े हम कम पड़ रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए तो अभी नागपुर में क्या, पूरा देश भर में निर्भया सर के हत्याकांड हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो संस्कृति हमारे पितृदेवो भव, जो हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति में यदि निर्भया सर के हत्याकांड हो गए हैं, तो फिर हमारी माँ का जो कर्तव्य है, वो थोड़ा, माँ का जो संस्कार है, वो मुझे तो थोड़ा हम कम हो रहा है अपने यहाँ से। इसलिए मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती कि जो माँ बनने वाले हैं, जो माँ बनी है, तो उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन पर अच्छा संस्कार होना चाहिए, आध्यात्मिक वातावरण घर में होना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति कैसी हो, हमारा भारत देश कैसा था। आजकल बच्चों ने न पढ़ना, यानी खाली टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, बाकी पढ़ना छोड़ दिया। तो हाँ, पुस्तक से दूरी बनाए, तो वो भी एक सोशल एक एक्टिविटी होनी चाहिए कि जैसे अभी खेलकूद के मैदान है, तो वैसे ई लाइब्रेरी, नहीं बच्चों में तो ई लाइब्रेरी अपने नागपुर में होना चाहिए। और कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए कि जिसमें समाज के ऊपर संस्कार हो। कल्चरल एक्टिविटी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई तो भी आकर गाना वाना गाएगा, वो संस्कार हो, ऐसी कल्चरल एक्टिविटी नागपुर में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम करें, कोशिश तो करें थोड़ा ज़्यादा। यदि सब लेडीज़ में इसने थोड़ा सा निश्चय किया कि नहीं, मैं मेरे परिवार को, मेरे नेक्स्ट पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा संस्कार मेरे को देना है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कष्ट का काम नहीं है, हो सकेगा। ये सही कहा आपने कि नागपुर को अगर और विकसित बनाना है, उसको विकास की ओर आगे करना है, तो इसमें नागरिकों का भी अपना एक योगदान होना चाहिए। फिर से इसमें परिवार का ये आ गया, तो परिवार अच्छा चाहिए, वो स्त्री अच्छी चाहिए, वो माँ अच्छी चाहिए, तो फिर हम अपना अच्छा परिवार बना सकेंगे। आप जैसे आपने बताया कि आपके लिए आपका परिवार आपकी शक्ति है। आप सप्ताह के 2 दिन नितिन गडकरी जी अगर नागपुर में हैं तो उन्हें पूरा वक्त देती हैं, क्योंकि आपके लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं और होना भी चाहिए। तो जैसे कहा जाता है कि गडकरी जी खाने के बहुत शौकीन हैं, तो आप उनकी गृह लक्ष्मी हैं, इस नाते आप कैसे उनके डाइट को बैलेंस करती हैं कि हाँ, आपको ये खाना है, ये नहीं बहुत खाना है? मतलब उनके ऊपर कंट्रोल कैसे? कंट्रोल नहीं करती मैं, क्योंकि उनको वो खाने के शौकीन है। उनको ना महाराष्ट्रन मेनू भी बहुत पसंद है। जैसे जितना महाराष्ट्रन पसंद है, उतना चाइनीज भी पसंद है, उतना मैक्सिकन भी पसंद है। तो उनको जो जो लगता है वो तो हम लोग करके देते हैं, क्योंकि अभी उनका ना तबीयत तो अच्छी है। वो 1.5-2 घंटा रोज प्राणायाम करते हैं और अपना सेहत का ख्याल रखते हैं। आफ्टर कोरोना उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि मैं रोज 1.5 घंटा प्राणायाम मेरे को करना है, एक्सरसाइज करनी है। और अभी उनका डाइट बराबर वो मैनेज हम कर लेते हैं। जैसे मुंबई में रहे या दिल्ली में रहे, तो यहाँ के कुक वहाँ पे गए हैं, तो यहाँ हाँ, पूरे जो कुक है वो नागपुर से गए हैं, तो उनको भी पता है कि नितिन जी को क्या, साहब को क्या चाहिए, क्या पसंद है, तो बराबर वो मैनेज कर लेते हैं यानी बराबर। कि आप यहाँ से उनको गाइड करती होंगी। कभी कभी बिल्कुल करती हूँ। और होना भी चाहिए होना कि भी हाँ, चाहिए। उनके सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी जिस तरह से चुनावी सरगर्मी चल रही है, सभी बड़े राजनेता कहें और मंत्री कहें या पार्टियों के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो व्यस्त हैं। गडकरी जी भी काफ़ी व्यस्त हैं। हाँ, तो ऐसी व्यस्तता में आप उनके समय को कैसे बैलेंस कर रही हैं कि हाँ, वो समय नियमित? वो बराबर मैंने आपने बताया ना कि टाइम मैनेजमेंट। मैं भी प्रचार के लिए बाहर जाती हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट है बराबर। साहब कितने बजे, और अपने पास स्मार्ट मोबाइल है ना, अरे तो मोबाइल की वजह से बहुत सारा काम हो जाता है, अच्छा काम हो जाता है। नहीं, उसका देखो तो उपयोग बहुत है, देखो तो दुरुपयोग भी बहुत है। लेकिन वो उसका उपयोग किया तो बराबर मोबाइल की वजह से मुझे सब पता चल जाता है। साहब आए, उठे, क्या खाए क्या नहीं, वो तो सब इंस्ट्रक्शन मोबाइल के ऊपर मैं दे सकती हूँ। अभी आखिरी का मेरा ये सवाल रहेगा कि
देश में चुनावी माहौल है, 2 महीने बाद नई सरकार आ जाएगी, किसी की भी बन सकती है। आप जो भावी सरकार होगी या जो नागपुर से भावी सांसद होंगे, उनसे आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी एक महिला होने के नाते? नागपुर का अभी डेवलपमेंट तो अच्छा चल रहा है, अच्छा हो ही रहा है। थोड़ा जो ये है कि नागपुर के विकास में अभी भी बच्चों को यानी जो पास आउट हुए हैं वो जो मुंबई दिल्ली जा रहे हैं वो न जाए, इसलिए यहाँ और थोड़ी ज़्यादा इंडस्ट्री आ गई। तो मुझे लगता है कि अपने परिवार के लोग पूरे एक ही परिवार में रहेंगे, ताकि माँ पिताजी यहाँ पे है और बच्चे लोग बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परिवार अच्छा रहेगा तो उसके लिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये होगा भी, क्योंकि मियान अच्छा डेवलप हो रहा है। तो उसके बाद और डेवलपमेंट होगी तो सभी को यहीं पे सर्विस मिल जाएगी। बहुत सही बात बोली। और जिस तरह से आप परिवार को जोड़ के रखना चाहती हैं, कि आपका ऐसा मानना है कि परिवार जुड़ा है तो वो एक शक्ति है। तो ऐसे में ये उम्मीद कि हाँ, नागपुर में नए रोजगार आने चाहिए ताकि एक परिवार परिवार रहे। युवा सदस्य को बाहर जाने से अक्सर ये कहा जाता है कि नागपुर कहीं आने वाले समय में सीनियर सिटीजन्स शहर ना बन जाए, सिटी न ना बन बन जाए। जाए। आप काफ़ी व्यस्त हैं, उसके बावजूद आपने हमारे लिए ये वक्त दिया, तो शुक्रिया कांचन गडकरी जी। नमस्कार। तो ये थी हमारी एक खास मुलाकात कांचन गडकरी जी से, जिन्होंने कई मुद्दे पर हमारे साथ दिल खोलकर बातें की, जिसमें उनके समाज कार्य से जुड़े हुए हैं, फिर समाज को कैसे उन्नत बनाया जाए, इन सब पे उन्होंने बहुत ही अच्छी अपने विचार रखे। साथ ही एक बहुत बड़ी सलाह उन्होंने नागपुर के भावी सांसद से भी की है कि नागपुर शहर को और भी बेहतर बनाना है तो यहाँ रोजगार के नए अवसर होने चाहिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।